बच्चों आज हम रोलिंग मोशन के कुछ जबरदस्त शॉर्टकट सीखने वाले हैं। मैंने ये अपने काफी लंबे लगभग 15 साल के टीचिंग करियर में एक चीज देखी है कि रोलिंग मोशन का जो डर है वो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक रहता है। 11th की स्टार्टिंग में आपको बोल दिया जाता है रोलिंग मोशन एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, सॉरी रोटेशन एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, और वो जब आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तब भी आपके मन में वो खौफ बरकरार रहता है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि अब मैं रोटेशनल मोशन की कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो बना के आपको देने वाला हूं और आपको रोटेशनल मोशन का आपके मन से डर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं सुपर शॉर्टकट्स ऑफ रोलिंग मोशन, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे ऑलमोस्ट नीट और जेईई मेन लेवल का हर क्वेश्चन रोलिंग मोशन का आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रोलिंग मोशन कोई नई चीज नहीं है। जैसे कि ट्रांसलेशन, जब आप प्योर ट्रांसलेशन पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, बॉडी सीधा मूव करती थी। एक चीज होती थी प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में क्या होता था, बॉडी घूमती थी, सिर्फ घूमती थी अपनी एक जगह पर, एक एक्सिस पे माउंटेड होती थी और वो बच्चों घूमती थी, राइट। रोलिंग क्या है, रोलिंग है रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन। एक चलती हुई गाड़ी का घूमता हुआ पहिया रोलिंग मोशन है बच्चों। ओके, तो देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है। मान लेते हैं परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो एक स्मूथ सरफेस पे यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी चीज को घुमाने के लिए एक टॉर्क चाहिए और वो टॉर्क फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। हाउएवर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, गोल बॉडी पे अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो फोर्स ही टॉर्क प्रोवाइड करने में केपेबल हो तो प्योर रोलिंग, तो रोलिंग हो सकती है। उसे हम एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। कोई भी बॉडी अगर सिर्फ सीधा जा रही है और वो घूम नहीं रही तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो ही उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी। हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगी। ठीक है, अब अगर एक बॉडी को आपने एक नेल पे माउंट कर दिया, एक कील पे माउंट कर दिया और उसको घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट, इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा अगेन अलोंग द टेंजेंट, इसकी वेलोसिटी फिर से आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट और इसकी वेलोसिटी अगेन आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट। देखिए ट्रांसलेशन और रोटेशन अब साथ में होता है तो इसे हम रोलिंग कहते हैं। अब रोलिंग बॉडी के पास दोनों चीजें होंगी, एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा और एक घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब होगा ये कि यहां पर दोनों वेलोसिटी साथ में बनाएंगे। VCM रेदर रेड कलर से ही बनाते हैं, सेम कलर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एवरी पॉइंट हैज अ वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन VCM एंड VCM इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों, है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आर ओमेगा भी तो है, तो वो भी बना दीजिए आर ओमेगा और आर ओमेगा। देखिए हम ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बारीकी से देखें चीजों को तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमने थोड़ा सा गैप बना दिया, ऑल्दो ये बॉडी ग्राउंड पे ही है। ठीक है, वो मैं जस्ट गैप बना करके ये बताना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P इस बॉडी पे लाई करता है और S जो है वो सरफेस पे लाई करता है, ऑल्दो दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वो दोनों जो है वो कांटेक्ट में है। अब अगर आपको नहीं लगता है कि वो कांटेक्ट में है
तो चलिए इन्हें फिर से कांटेक्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, ओके, पहुंच गए कांटेक्ट में। चलिए अब देखिए जो P पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको POC बोल दीजिए, उसकी P पॉइंट की वेलोसिटी जो रोलिंग बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी VCM आगे है और R ओमेगा पीछे है, तो नेट वेलोसिटी हो गई VCM माइनस R ओमेगा। देखिए अब यहां पर तीन कहानी बनती है। क्या कहानी बनती है? केस 1 कि VCM ज्यादा है R ओमेगा से, बॉडी ज्यादा तेज जा रही है आगे बट उस हिसाब से घूम नहीं रही। जैसे कि आप साइकिल चला रहे थे, स्कूटी चला रहे थे बढ़िया तरीके से, अचानक से एकदम से एक स्लिपरी सरफेस आ जाता है, आप घिसटते हुए चले जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास तो बहुत आगे मूव कर गया बट उतना घूमा नहीं टायर। VCM R ओमेगा से ज्यादा है, इस चीज को बोला जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको बोला जाता है बच्चों फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखिए थोड़े से बेसिक्स जरूर क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद आपको ईमानदारी से कम रोलिंग मोशन के 10 डिफरेंट क्वेश्चन के शॉर्टकट्स दूंगा। एक सिंगल शॉर्टकट, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से 10 डिफरेंट वैरायटी, इवन 10 डिफरेंट नहीं, सारे के सारे रोलिंग मोशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करना अच्छी बात होती है। सिर्फ शॉर्टकट लिखूंगा तो आप कहेंगे सर आपने बेसिक्स नहीं बताए, शॉर्टकट याद करेंगे क्या? ठीक है, तो VCM अगर R ओमेगा से कम है, घूम ज्यादा रही है, आगे नहीं जा रही, जैसे कि गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया हो। ठीक है, यह होता है बच्चों बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, कीचड़ में फंसा हुआ गाड़ी का टायर। केस 3 जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, VCM और R ओमेगा अगर बराबर हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसे हम बोलेंगे प्योर रोलिंग। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो जैसे ही ये पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा वैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा नीचे वाले पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, वियर और टियर नहीं होगा टायर का, गाड़ी का टायर घिसेगा नहीं। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि अगर यही रोलिंग ग्राउंड पे ना हो करके किसी और सरफेस पे होती है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से, कि जैसे कि एक ट्रक है और ये ट्रक आगे जा रहा है, राइट, ओके, और यहां पर प्योर रोलिंग होती है, तो ये याद रखिए कि ऐसे केस में फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। ऐसे केस में रोलिंग की कंडीशन नहीं होगी, प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं होगी। ऐसे केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ऑफ सरफेस यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रक के बराबर होगी, वो कंडीशन होगी प्योर रोलिंग की। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आ गया है कि VCM और R ओमेगा बराबर होने पे प्योर रोलिंग होती है। ठीक है, चलिए, सेम कंडीशंस एक्सेलरेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ओमेगा को हम R अल्फा लिख देते हैं और VCM को हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा विल बिकम अल्फा एंड ऑब्वियसली V विल बिकम A। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर यही बात एक्सेलरेशन की जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, प्योर ट्रांसलेशन में बॉडी का हर एक पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से जा रहा होता है और वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है देखिए, R अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, R अल्फा कंबाइंड मोशन करिए, रोटेशन और ट्रांसलेशन साथ में करिए, तो R अल्फा ऑब्वियसली ओमेगा शुड डाई, R अल्फा अगेन। ठीक है, और वैसे ही ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर से देखिए आप, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी? अगर ग्राउंड पे हो रही है प्योर रोलिंग, एक ऐसे सरफेस पे हो रही है जो कि रेस्ट पे है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ACM R अल्फा के सर्टेनली बराबर होगा। राइट बच्चों, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एक रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आप समझिए, और इस कॉन्सेप्ट के बाद से मैं एज प्रॉमिस्ड बाय मी सुपर शॉर्टकट शुरुआत करूंगा।
बताने, ठीक है, ACM था ये। देखिए अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात होती है, एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ आगे ही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आगे जा रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब अगर एक बॉडी प्योर रोटेशन में है, सिर्फ घूम रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है बच्चों हाफ I ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए हम यही मान के चलेंगे कि जो प्योर रोलिंग हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है, किसी मूविंग सरफेस पे नहीं हो रही है। मूविंग सरफेस वाले क्वेश्चन विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, अब देखिए रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात अगर की जाती है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके पास दोनों चीजें हैं। उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी मूव कर रहा है, इट हैज सम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको कुछ और बातें पता हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्योर रोलिंग के लिए तो VCM R ओमेगा के बराबर होता है। अब हाँ ठीक है, अगर ट्रक पे प्योर रोलिंग होगी तो VCM R ओमेगा प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है, बट मैं फिलहाल ग्राउंड पे ही प्योर रोलिंग करा रहा हूं। अरे जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगी तब तक ट्रक पे कैसे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए क्विकली कॉपी कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने देखा कि प्योर ट्रांसलेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, प्योर रोटेशन की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। अगर एक बॉडी दोनों मोशन साथ में परफॉर्म करती है, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। तो अब आप ध्यान देंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है, वो है हाफ mv स्क्वायर VCM, ठीक है, VCM स्क्वायर नो प्रॉब्लम, या V लिख सकते हैं आप इसे, हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम नॉट राइटिंग VCM, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी होगी, और ओमेगा V अपॉन R होगा बच्चों। ओके राइट, तो अब हाफ mv स्क्वायर प्लस, लेट अस टेक हाफ mv स्क्वायर कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा I बाय mr स्क्वायर। देखिए बच्चों मेरी भाषा में ये 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। रोलिंग मोशन के अब सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। आप इस 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर को एक नया नाम दीजिए बीटा, रोलिंग नंबर। 1 plus I by mr square of a body is a new constant that is called a rolling number, a new term. Okay? तो किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अब से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अब से क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आप अगर करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे बट एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी बीटा टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बीटा टाइम्स हाफ mv स्क्वायर होगी। राइट नाउ, अब बीटा क्या कलेश है, आपको पता है कि रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों भाई हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है अगर इनका मास और रेडियस सेम ली जाए। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर भी भाई हैं, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और हॉलो स्फेयर, गोल गोल चीजें तो यही है ना बस, और सॉलिड स्फेयर। अब कोई क्यूबॉइड थोड़ा ना रोल करता हुआ नीचे आएगा बच्चों, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। चलिए, हमें इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, बट अब इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, हमें इन सबका बीटा निकालना है, हमें इन सबका बीटा निकालना है। चलिए, तो ओके, बीटा है 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, ठीक है। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर होता है, पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर। बच्चों यहां से बीटा आ जाएगा 3/2। सिमिलरली फॉर हॉलो स्फेयर इट इज 1 प्लस 2/3 mr स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2/3, जो कि 5/3 आ रहा है, और यहां से आएगा ये 1 प्लस 2/5 यानी 7/5।
बस बीटा की वैल्यू याद रख लीजिए। रिंग का बीटा 2, डिस्क का 3/2, 5/3 7/5, 5/3 7/5, ये 3-4 वैल्यूज। और अब आप देखिए इन वैल्यूज का कमाल। चलिए, आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। चलिए, पहला, अब बीटा का फर्स्ट शॉर्टकट देखिए क्या है। फर्स्ट शॉर्टकट आपको यह बोला जाएगा, अ सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी रोटेशनल। ओके, तो देखिए पहला शॉर्टकट, फ्रैक्शन ऑफ, इतनी मेहनत क्यों करूं, देखिए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज ट्रांसलेशनल एंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी जितनी ट्रांसलेशनल है अपॉन पूरी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी की कितनी है, इसी को तो बोलोगे आप फ्रैक्शन। हाँ, तो ट्रांसलेशन की कितनी है, हाफ mv², और रोलिंग बॉडी की कितनी, अरे भैया हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं, बीटा हाफ mv² लिखिए, अब से कहानी खत्म हो जाएगी। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, तो ये पार्ट को मैं अब गायब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये आया बच्चों v1/बीटा। ओके, चलिए, अगर आपसे बोला जाए बताइए कितना फ्रैक्शन रोटेशनल होगा, काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज रोटेशनल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली है ना, रोटेशन वाली अपॉन टोटल। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बच्चों, बिकॉज मैं आपको चीजें एलैबोरेट करके बता रहा हूं। अगर आपको सिर्फ 10 शॉर्टकट लिखता तो वो 10 सेकंड में या 1 मिनट में हो जाते, बट उतना भी अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट लिख दिया, राइट। यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। देखिए, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है बीटा हाफ mv²। हाँ, ये बात तो अब हम सब जानते हैं। चलिए, अब रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी है, भैया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हमेशा अवॉइड करना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो मेरे स्टेप्स को लेंदी करने वाला है। टोटल में से ट्रांसलेशनल माइनस करिए, तो बीटा हाफ mv² माइनस हाफ mv² है ना, ये आ गया। तो ये आ गया आपका बीटा माइनस 1/बीटा। इतनी मेहनत करी मैंने, ये क्या कर रहा था मैं, क्या जरूरत थी इतनी भी करने की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल विल बी, अरे ट्रांसलेशनल का फ्रैक्शन 1/बीटा है ना, टोटल तो 1 ही होगा, तो 1 में से ट्रांसलेशनल माइनस कर दो, आ गई रोटेशनल। इसकी भी क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए हमने कुछ शॉर्टकट सीखे हैं। क्या सीखा हमने कि अगर कोई भी बॉडी प्योर रोल करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी ट्रांसलेशनल, उसका फ्रैक्शन होता है 1/बीटा, यानी टोटल का 1/बीटा पार्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और टोटल का 1 में से 1/बीटा माइनस करेंगे तो ये पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस पे सवाल क्या आ सकता है, और इसमें देखिए हमारा टाइम भी कैसे बच सकता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, निश्चित तौर पे आपको ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अ सॉलिड स्फेयर is rolling without slipping on a horizontal surface, rolling without slipping on a horizontal surface, right, on a horizontal surface, what fraction of kinetic energy, what fraction of kinetic energy is, पहला ट्रांसलेशनल में नहीं दे रहा यार, 4 ऑप्शन, आप समझ जाइए ना, क्वेश्चन समझिए ना, और कितना फ्रैक्शन रोटेशनल है, चलिए समझते हैं। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल, और कितना पार्ट रोटेशनल है। तो देखिए ना, ट्रांसलेशनल है 1/बीटा, सॉलिड स्फीयर का बीटा याद करिए ना, 2, 3/2, 5/3, 7/5, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फीयर, तो हो गया ना 1/बीटा यानी 5/7। अब 1 में से माइनस करिए ना, तो 1 - 5/7 इज 2/7, खत्म। आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव टू जस्ट थिंक विदाउट इंक। अब मुझे बता दीजिए कि एक डिस्क प्योर रोल कर रही है, बताइए मुझे क्या फ्रैक्शन उसका
काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशनल होगा और कितना रोटेशनल होगा। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ डिस्क की। डिस्क का बीटा 3/2, उसका रेसिप्रोकल करिए 2/3 ट्रांसलेशनल, 1 में से माइनस करिए 2/3 को, 1/3 रोटेशनल। खत्म बात हो गई। चलिए, आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो आप समझिए एक हॉलो स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर रोल कर रहा है, प्योर रोल, कितना काइनेटिक एनर्जी का पार्ट ट्रांसलेशन की वजह से और कितना पार्ट रोटेशन की वजह से। अब हॉलो स्फेयर का बीटा 5/3 होता है, उसका रेसिप्रोकल 3/5, 1 में से माइनस कर दीजिए 2/5। फिनिश्ड बच्चों, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यही नहीं है, इसी बीटा से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसी बीटा की मदद से। ओके, क्विकली लिखिए बच्चों, राइट। अब देखिए, ओहो हो हमारा शॉर्टकट भी रब हो गया, 1 - 1/बीटा। चलिए अब सुनिए, देखिए आपने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, रिंग और डिस्क की रेस लगी है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। नीचे पहुंचने पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशंस बताइए, कितना टाइम लगेगा, फ्रिक्शन कितना होगा और म्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए वो वाला सवाल देखते हैं। रोलिंग ऑफ अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। देखिए जब भी मैं रोलिंग बोल रहा हूं तो मैं विदाउट स्लिपिंग ही कर रहा हूं, प्योर रोलिंग की बात हो रही है। ठीक है, रोलिंग ऑफ अ बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए मेरी बात समझिए आप। चलिए एक शॉर्टकट सिखाने के लिए भी एक और शॉर्टकट सिखाता हूं। देखिए आपने ना लॉज ऑफ मोशन में कुछ कहानी समझी थी, ये एंगल थीटा, यहां आप एक ब्लॉक रख देते थे, है ना। हाँ, अब आपसे अगर पूछा जाता था बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो आप एक्सेलरेशन बोलते थे कि एक्सेलरेशन होगा भैया खींचने वाला फोर्स, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, मास को एक नई चीज बोला जाता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना। चलिए मास ही लिख देते हैं, पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास या मास। ठीक है, तो देखिए यहां खींचने वाला फोर्स है mg sin थीटा। हाँ, अब मेरे से मत पूछिएगा mg sin थीटा कैसे, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आने वाला है mg sin थीटा। एक्सेलरेशन पुलिंग फोर्स है देखिए mg sin थीटा और मास से आप डिवाइड करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन में भली भांति जानते थे आप कि यहां पर एक्सेलरेशन g sin थीटा आता था। अब अगर बॉडी सीधा नहीं आ रही, घूम घूम के आ रही है तो क्या होगा, तो देखिए घूम घूम के भी आने पे शॉर्टकट तो लगेगा। एक बॉडी है कोई भी, कौन सी, रिंग नहीं, डिस्क नहीं, हॉलो स्फेयर नहीं, सॉलिड स्फेयर नहीं, कुछ भी, कोई भी गोल बॉडी। क्योंकि एक पर्टिकुलर केस डिराइव करेंगे अगर हम, तो फिर से दोबारा अगर रिंग का क्वेश्चन डिराइव करते हैं या सॉलिड सिलेंडर डिराइव करते हैं तो सॉलिड स्फेयर के केस के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम एक जनरल केस डिराइव करने वाले हैं जो इन सब के लिए वैलिड होगा। ठीक है, चलिए ओके। देखिए ये बात आपको क्लियर है कि अगर ये रोल कर रही है, पुलिंग फोर्स इसका mg sin थीटा ही है। प्योर रोलिंग में जब रिलेटिव मोशन नहीं है ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहां पर फ्रिक्शन को फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि कुछ हमारे लिए खास नुकसान नहीं कर रहा है। चलिए उसके बाद एक्सेलरेशन, देखिए घूम भी रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन में देखिए पुलिंग फोर्स तो वही है mg sin थीटा, लेकिन मेरी बात समझिए, हमने यहां पर लिखा था मास, तो पुलिंग फोर्स अपॉन मास तो ठीक है, मास m है, लेकिन बेटा मास को हम इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी घूमती हुई नीचे आती है तो उसके मास में एक और चीज ऐड होती है, मतलब इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन के साथ एक नई चीज आती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। अब लेकिन रोटेशनल इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव द बॉडी। सिमिलरली ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू रोटेट द बॉडी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया होता है, बट प्रॉब्लम है कि आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है। तो हमने थोड़ी सी चालाकी ये करी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है यहां पर,
इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है पुलिंग फोर्स। देखिए इस चीज को हम बोलेंगे, प्यार से बोलते हैं इस चीज को पुलिंग फोर्स, ठीक है। और नीचे वाले डिनोमिनेटर में इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन, और ये I बाय आर स्क्वायर कहलाता है जी इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ओके बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना। पुलिंग फोर्स अपॉन मास, यहां पर पुलिंग फोर्स अपॉन इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस घूमती हुई भी आ रही है ना यार, तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन I अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए मास से डिवाइड करिए, जल्दी क्विकली डिवाइड करिए। तो मास से डिवाइड करते ही एक्सेलरेशन क्या बनता है, ओहो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। भैया 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर का एक स्पेशल नाम था, इसको मैंने बीटा बोला था। तो यहां से हमारा शॉर्टकट 2 तैयार होता है कि कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन से घूमते घूमते नीचे आती है, प्योर रोल करते हुए नीचे आती है, तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। इफ इट इज अ रिंग पुट द वैल्यू ऑफ बीटा टू बी 2। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो बीटा 3/2 होने वाला है, सॉलिड स्फेयर के लिए 7/5 और हॉलो स्फेयर के लिए 5/3 होने वाला है। तो कोई भी बॉडी प्योर रोल करते हुए नीचे आएगी, क्लियरली आप एक्सेलरेशन ले सकते हैं, यू नो व्हाट इज बीटा, बात खत्म हो गई। चलिए और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अरे भैया अभी तो शुरुआत है, हम तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हो सकता है, देखिए आपको ये गिवन हो सकता है कि आपने एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा है, इनिशियली वेलोसिटी 0 रही है, और जब ये प्योर रोल करते हुए नीचे आई तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बॉटम में आने के बाद में उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। इनिशियली वेलोसिटी 0 है, राइट, प्योर रोल कर रही है शानदार तरीके से, गोल गोल बॉडी है, क्योंकि गोल गोल नहीं लेंगे, एक पर्टिकुलर बॉडी लेंगे तो फिर बाद में कलेश होगा, ठीक है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉटम में आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया कि प्योर रोलिंग में आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट हैव वेलोसिटी रिलेटिव टू द सरफेस, सो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर एनर्जी को खर्च नहीं करवाता है किसी भी तरीके से, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करता है इनफैक्ट। तो चलिए फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। काइनेटिक एट ए, क्वेश्चन क्या है, भूल जाएंगे क्या, नहीं भाई, रेस्ट से छोड़ा, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, फाइनली आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी, कोई बात नहीं। काइनेटिक एट ए प्लस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू डेफिनेटली काइनेटिक एट बी प्लस 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 पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंडेंट है भैया, इसको हमने रेफरेंस लेवल मान लिया है, ये हमारा 0 पोटेंशियल एनर्जी का लेवल होने वाला है। ए पे काइनेटिक एनर्जी 0, ए पे पोटेंशियल एनर्जी एम, जी जमीन से हाइट h, और बताइए बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर आप अभी भी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं तो ये बात बहुत गंदी है, बहुत गलत बात है। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर होती है, बीटा टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि बीटा विल मेक योर कैलकुलेशंस वेरी 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 इजी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप देखिए इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे घूम के आने के बाद में वेलोसिटी आ रही है अंडर रूट में 2gh डिवाइडेड बाय बीटा। अच्छा मुझे बताइए, आपने रिंग को छोड़ा है तो बीटा 2 ले लीजिए ना, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो बीटा 3/2, हॉलो स्फेयर 5/3, सॉलिड स्फेयर 7/5, दैट्स इट। और क्या पूछा जा सकता है हमसे, कुछ और भी पूछा जा सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं पूछा जा सकता, हमसे पूछा जा सकता है बच्चों कि टाइम कितना लगेगा प्योर रोलिंग में। तो देखिए टाइम निकालते हैं, प्योर रोलिंग में टाइम कितना लगेगा, v इज u प्लस at, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले 0 रही है, फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हो गई है, आपको पता है एक्सेलरेशन g sin थीटा बाय बीटा था। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है टाइम टेकन टू रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन करने में समय कितना लग रहा है। चलिए v इक्वल्स टू u प्लस at फॉर्मूला है हमारा, चलिए v हो गया अंडर रूट में 2gh बाय बीटा, इनिशियली वेलोसिटी 0 रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डेफिनेटली g sin थीटा बाय बीटा है, इनटू आ गया यहां से टाइम,
और टाइम आ गया हमारा यहां से सॉल्व करके बच्चों 1/sin थीटा √2h डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाइड बाय बीटा। रूट के अंदर बीटा आ रहा है बच्चों, 1/sin थीटा करेक्ट, √2h बाय g इंटू डेफिनेटली रूट के अंदर ही बीटा आने वाला है। तो देखिए यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि जो टाइम है, देखिए अगर रिंग रोल करेगी सेम इंक्लाइन प्लेन से, डिस्क रोल करेगी, हॉलोस्फेयर या सॉलिड स्फेयर कुछ भी रोल करेगा, हाइट सेम ले लेते हैं, इंक्लिनेशन देखिए हाइट और थीटा जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन की प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लाइन प्लेन की प्रॉपर्टीज हैं, राइट। बीटा जो है वो बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो याद रखिए टाइम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ बीटा के प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप मेरे से बोलते हैं सर सेम इंक्लाइन प्लेन से उतनी ही हाइट से रिंग रोल करते हुए आ रही है और डिस्क प्योर रोल करते हुए आ रही है, जरा समय तो कंपेयर कर दीजिए। तो कोई बात नहीं ना, रूट में बीटा ऑफ रिंग 2, रूट में डिस्क का बीटा 3/2, खत्म बच्चों, आ गया आंसर, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको बहुत लंबा सॉल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। तो यहां से हमने एक नया शॉर्टकट बनाया है, कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल डाउन करते हुए आ रही है तो ऐसा करने में उसे समय लगेगा 1/sin थीटा, ठीक है, √2h डिवाइडेड बाय g इंटू बीटा। कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि इंक्लाइन प्लेन की प्रॉपर्टी यूज नहीं कराएंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफी आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और वो क्या है देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिलेगा कि इंक्लाइन प्लेन है जी, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, सेम हाइट का है, इंक्लिनेशंस अलग अलग है, ठीक है, लेट दिस बी 60 डिग्रीज एंड लेट दिस बी 30 डिग्रीज। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां से बोल देंगे कि यहां से एक रिंग रोल करती हुई आ रही है, यहां से एक रिंग रोल कर रही है, और चलिए यहां से एक डिस्क रोल करती हुई आ रही है ना, यहां से एक डिस्क रोल करती हुई आ रही है। अब आप जरा जो जमीन तक पहुंचने का टाइम है वो कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए भैया, बात अगर रिंग की हो रही है तो देखिए रिंग डिवाइडेड बाय, चलिए रिंग का टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/sin थीटा और रूट बीटा, तो 1/sin 60, sin 60 इज √3/2, है ना, और ऊपर है रूट में बीटा, रूट बीटा होता है √3/2, है ना। ओ नो, बीटा फॉर रिंग इज 2, है ना, बीटा फॉर रिंग इज 2। चलिए, और अगर यही बात डिस्क के लिए करी जाएगी अब, तो देखिए डिस्क के लिए, क्योंकि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है ना, √2h/g तो कांस्टेंट है भैया। अब डिस्क के लिए बात करी जाएगी तो देखिए आप 1/sin थीटा लेने वाले हैं, 1/sin 30, 1/1/2 2 आने वाला है, इंटू रूट बीटा अगर बात करी जाए तो रूट बीटा √3/2 होगा, ठीक है। अब अगर रिंग और डिस्क को कंपेयर कर देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन गायब करिए और आप सिंपली निकाल सकते हैं आंसर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन था। अगर आप देखेंगे इसको नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो काफी मेहनत लगेगी। आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए, अब देखिए एक चीज पूछी जा सकती है कि भैया एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ना होती प्योर रोलिंग, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे आप अगर एक बॉल को रखते हैं तो स्लिप होती हुई नीचे आ जाएगी एक ब्लॉक की तरह, ठीक है। फ्रिक्शन को नेसेसरी टॉर्क तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ओमेगा को तो फ्रिक्शन ही देगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हमसे पूछा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए हो सकता है कि फ्रिक्शन कितना होगा और म्यू कितना होगा, म्यू और फ्रिक्शन कितना होगा विच इज नेसेसरी फॉर प्योर रोलिंग। मिनिमम वैल्यू फ्रिक्शन या म्यू की कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्योर रोलिंग हो सके। चलिए, तो अगली कहानी देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन खेलते हैं, इंक्लिनेशन थीटा लेते हैं, गोल गोल बॉडी, ठीक है, घूम रही है बॉडी। चलिए यहां पर फ्रिक्शन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, काइनेटिक नहीं है फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए फ्रिक्शन, ओके, mg इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। चलिए नो प्रॉब्लम, mg cos थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। मैं थोड़ा स्टेप्स स्किप भी कर सकता हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरी चीज अच्छे से बता दूं, तो इसलिए मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं। यहां नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। चलिए, और ये रेडियस r है, सेंटर से ये फ्रिक्शन जहां तक एक्ट कर रहा है उसकी दूरी r है, ये रेडियस है, ओके। तो देखिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए ऑल दी फोर्सेस आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
वेदर इट इज एम जी कॉस थीटा, ऑब्वियसली एम जी के ही कॉम्पोनेंट्स है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, तो और नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मैं इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क निकालता हूं तो मैं अपनी उंगली यहां रख लेता हूं, मैं ये मानता हूं कि कुछ भी नहीं है, बस ये गोल गोल बॉडी है, मैंने उंगली में ऐसे कील यहां पर गार्ड रखी है, नेल पे, इस नेल पे माउंटेड कर रखा है, फ्रिक्शन के अलॉन्ग हिट करिए, हिट करिए। अगर आपने यहाँ कील गार्ड रखी है जहां मेरी ये फिंगर है, राइट, इंडेक्स फिंगर, और ऐसे हिट करेंगे तो ये चीज क्लॉकवाइज घूमने वाली है। मैं बाय डिफॉल्ट फिलहाल के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूं। चलिए, तो फ्रिक्शन इनटू रेडियस इज द टॉर्क, बट वी नो दैट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास का कुछ और भी फॉर्मूला होता है, वो होता है आई अल्फा। और स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन होती थी वो A इज इक्वल टू आर अल्फा होती थी, वेयर A इज दी ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अल्फा है A बाय आर, टॉर्क और टॉर्क इक्वेट करिए तो आई ए बाय आर इक्वल्स टू फ्रिक्शन इनटू रेडियस। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपके लिए ना मेहनत करके कुछ फॉर्मूले डिराइव कर दे रहा हूं, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये जो राइट साइड में भरती जा रही है ना चीजें, आपको अल्टीमेटली उतनी याद रख लेनी है सुपर शॉर्टकट्स के तौर पे। चलिए, मास से डिवाइड मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, कर दिया मैंने बिल्कुल मल्टीप्लाई, एम ए। देखिए, इनमें से कुछ चीजों को हम जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इतना पार्ट बच्चों मैं गायब करने वाला हूं इसे। देखिए अब एक बात समझिए, बीटा होता था 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ये होता था बीटा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए 2 होता था, डिस्क के लिए 3/2, हॉलोस्फेयर के लिए 5/3 और सॉलिड स्फेयर के लिए 7/5। देखिए, मैं आपको इरिटेट कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसी लेक्चर के साथ साथ ये वैल्यूज याद हो जाएं। आई बाय एम आर स्क्वायर बीटा -1 एम, भैया एक्सेलरेशन क्या है? अरे लिखा तो जी साइन थीटा बाय बीटा। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये बॉडी क्या है। चलिए, फ्रिक्शन आ गया, तो कोई भी बॉडी अगर प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही है तो मिनिमम और नेसेसरी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतनी है। ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है ना, जितनी जरूरत होगी उतना ही लगेगा, इससे कम से काम नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा चलेगा। तो ये है फ्रिक्शन की वैल्यू। अब आपको बोला जाए, सवाल आया भी हुआ है ऐसा कि भैया सॉलिड स्फीयर इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल डाउन कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो बीटा 7/5 फॉर सॉलिड स्फीयर -1 अपॉन 7/5 इंटू एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा सुपर शॉर्टकट। चलिए, ये हमारा पांचवा सुपर शॉर्टकट कि कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन कर रही है तो उसको इतने फ्रिक्शन की तो आवश्यकता है ही, इतना तो फ्रिक्शन उसे चाहिए ही चाहिए, राइट बच्चों। चलिए, अब अगर फ्रिक्शन पूछ रहे हैं तो एक बार नीट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा हुआ है, तो वो भी बता देते हैं। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है mg cos थीटा है, और फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता ही है, तो म्यू टाइम्स mg cos थीटा फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन क्या है जी? वो तो कुछ और है, बीटा -1 बाय बीटा mg साइन थीटा। चलिए, ओके, ये भी फ्रिक्शन की म्यू की मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा में ज्यादा संतुष्टि होने वाली है, इससे कम में हमारा काम नहीं बनने वाला। ओके, दिस वॉज बीटा -1 बाय बीटा mg साइन थीटा। ठीक है, चलिए, अगर हम काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी, तो यहां से म्यू आ जाता है बच्चों हमारा बीटा -1 बाय बीटा साइन बाय कॉस, दैट इज टैन थीटा। ओके, ये हमारा म्यू हो गया, राइट बच्चों। चलिए, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, इससे ज्यादा भी अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। म्यू इज बीटा -1 बाय बीटा, डेफिनेटली टैन थीटा बच्चों। तो देखिए, रोलिंग के जो सारे सवाल हैं वो मैं आपको बीटा से कैटेगराइज करता जा रहा हूं, और बीटा की वैल्यूज आपको रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फीयर के लिए पता है, और कोई चीज गोल घूमते हुए नीचे आने नहीं वाली। चलिए, अब देखिए, आपको ना कुछ और सवाल मिले होंगे इंक्लाइन प्लेन के अलावा, वो ये मिले होंगे कि, और इसका तो मैंने बेहद लंबा और गंदा सॉल्यूशन देखा है बहुत सी जगहों पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आप सुनिएगा ध्यान से, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी द 7th सुपर डुपर शॉर्टकट। ठीक है, तो देखिए, एक आपने बॉलिंग प्रैक्टिस करी होगी मॉल में, ठीक है। अभी तो कोविड की वजह से काफी दिनों तक मॉल बंद रहे हैं, बट चलिए, आपने एक सॉलिड स्फीयर बॉल होती है, उसमें ऐसे उंगलियां फंसा के आप उस बॉल को फेंकते हैं, राइट।
कुछ देर तक वो घिसटती हुई जाती है और उसके बाद गोल गोल घूमने लगती है। तो फिलहाल मान लीजिए कि आपने उस बॉडी को, उस बॉल को v0 वेलोसिटी से फेंका है, तो सवाल ये उठ सकता है कि बताइए कितनी देर बाद वो प्योर रोल करेगी, और जब वो प्योर रोल करेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि देयर इज अ गोल गोल बॉडी। देखिए अब स्फेयर नहीं लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं तो जनरल डिराइव करने वाला हूं। ठीक है, उसको हमने v0, उसके सेंटर ऑफ मास को v0 वेलोसिटी दी है। चलिए, ये एक स्मूथ सरफेस है। अचानक से t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे वो एक रफ सरफेस पे एंटर करती है। t इक्वल टू 0 पे द बॉडी एंटर्स अ रफ सरफेस। ठीक है, चलिए, रफ सरफेस पे एंटर करती है, t 0 है, वेलोसिटी v0 है, कोई बात नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घूम नहीं रही। अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो हर एक पॉइंट की, देखिए प्योर ट्रांसलेशन का केस है, हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी v0 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 होने वाली है, v0 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 v0। चलिए, तो अब जो नीचे वाला पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसकी वेलोसिटी आगे को है, वो रिलेटिव टू द सरफेस आगे को भाग रहा है, और फ्रिक्शन इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन को किल करने का टास्क दिया जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे को लगा। ठीक है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा शानदार रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को कम करेगा, लीनियर वेलोसिटी को कम करेगा। और एक, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालें, यहां अपनी उंगली रख के, यहां उंगली रख के ऐसे हिट करिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो ये बॉडी घूमने लगेगी और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोवाइड करेगा। अब एक ऐसा समय आ जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा बच्चों, जिस समय पर लीनियर वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू द फ्रिक्शन ओमेगा होगी, और इस वजह से प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, v और r ओमेगा बराबर। तो जब v और r ओमेगा बराबर हो जाएंगे, उस समय पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इसको करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है Fk, है ना। चलिए, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना? नेगेटिव, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के तो मोशन को देखिए अपोज ही कर रहा है ना, वेलोसिटी को कम ही कर रहा है। तो और फ्रिक्शन होता है म्यू mg, म्यू के mg डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ एक्सेलरेशन माइनस म्यू के इंटू जी होने वाला है। ठीक है, चलिए, ये एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम करेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए, और हम v निकाल लेंगे, जो कि कैसे निकलेगा? v0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, उसके बाद हम इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है। फिर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख देंगे, तो वहां से टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है। देखिए, वो लेंदी तरीका है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्चुअली हर जगह पर किया भी लोगों ने यही है। देखिए, इसको करने का एक और तरीका है, सिंपल, वो ये है कि जितने भी, देखिए, हो देखिए, जितने भी फोर्सेस है ना, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही पास कर रहे हैं, वेदर इट इज mg और इट इज नॉर्मल रिएक्शन और इट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस के द्वारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो शून्य है। और जब भी टॉर्क 0 होता है तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे फोर्स 0 होने पे लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है, वैसे ही टॉर्क 0 होने पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना कदापि गलत बात नहीं होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। देखिए, यहां पर अपनी उंगली रखिए, हिट करिए, क्लॉकवाइज घूमेगा। आई एम टेकिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एज अ कन्वेंशन, मेरी मर्जी है। तो मोमेंटम mv into r, राइट, mv0 into r इज द एंगुलर मोमेंटम इनिशियली। फाइनली दोनों हैं, तो यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। हिट करिए, कैसे घूमा? क्लॉकवाइज घूमा, और ओमेगा तो मैंने ऐसे बना ही दिया है क्लॉकवाइज, है ना, तो दोनों की वजह से वही है। तो mvr प्लस आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस एज i ओमेगा। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई होगी तब तो v r ओमेगा ही होगा, और ओमेगा v बाय r होगा। तो mv0 r, ओके, इज mvr। देखिए बच्चों, मैं डेरिवेशन पार्ट आपके लिए कर रहा हूं, है ना, बट आप एक बात का ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट जानना तो जरूरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, बट डेरिवेशन
भी आनी अच्छी बात होती है, बिना डेरिवेशन कुछ भी करना खराब बात है। देखिए वी नॉट, ठीक है, एम आर से डिवाइड कर देते हैं, चलिए ओके। वी नॉट इज इक्वल टू वी, राइट, रेदर, रुकिए रुकिए रुकिए, है ना, चलिए ओमेगा इज वी बाय आर। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय एम करते हैं, चलिए वी नॉट आर इज इक्वल टू वी आर प्लस, रेदर हम ऐसा करते हैं, रुकिए 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 बच्चों, सॉरी, लेट अस टेक फ्यू थिंग्स कॉमन, है ना, चलिए तो ये हो गया हमारा, जाओ भैया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी नॉट, चलिए ये हो गया v और ये हो गया आई वी बाय एम आर स्क्वायर, हमने एम आर से ही डिवाइड कर दिया है, चलिए v कॉमन लीजिए, है ना, अरे 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर तो हमने देखा है आज से पहले, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर तो बीटा होता है, तो हो गया ना खत्म क्वेश्चन, वी नॉट बाय बीटा, वी नॉट बाय बीटा। तो अब आपका क्वेश्चन यह बन गया है, यहाँ पर एक शॉर्टकट बन गया है, सुपर शॉर्टकट, सुपर भी नहीं, ये तो सुपर डुपर शॉर्टकट है, ठीक है, वो ये है कि अगर एक रिंग नहीं, कोई भी गोल गोल बॉडी को आप वी नॉट वेलोसिटी से एक सरफेस पे फेंकते हैं, रफ सरफेस पे, और वो कुछ देर के बाद प्योर रोल करती हुई महसूस होती है, दिखती है, तो याद रखिए वो प्योर रोल तब करेगी जब उसकी लीनियर वेलोसिटी वी नॉट बाय बीटा हो जाएगी। अगर वो रिंग है तो वी नॉट बाय 2 होगा, बीटा 2, डिस्क के लिए 3/2, तो आंसर आएगा 2 वी नॉट बाय 3, हॉलोस्फेयर बीटा 5/3, सॉलिड स्फेयर 7/5, ठीक है, चलिए। अच्छा अब एक सवाल ये भी उठता है कि कितने टाइम के बाद प्योर रोल करेगी, वो भी बता ही दीजिए कि आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। हाँ तो v और r ओमेगा, हमें v तो पता है ना फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो v इज u प्लस 80 लगाइए ना, एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन की वजह से माइनस फ्रिक्शन बाय मास ही होने वाला है, विच इज माइनस म्यू के एम जी बाय एम, है ना, चलिए तो माइनस म्यू के इंटू जी होने वाला है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो वेदर इट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मोशन रिटार्डेड मोशन है, ठीक है, v इज u प्लस 80 लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाय बीटा है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एक्सेलरेशन माइनस म्यू के जी इंटू टी आता है, चलिए तो यहाँ से हमारा कुछ आंसर आने वाला है, म्यू के जी इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट बीटा माइनस 1 माइनस 1 बाय बीटा आने वाला है, तो बीटा माइनस 1 बाय बीटा। तो देखिए कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है बच्चों, याद रखिए वी नॉट बाय म्यू के इंटू जी बीटा माइनस 1 बाय बीटा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में 7वें शॉर्टकट के साथ हमारा एक 8वां शॉर्टकट और आ गया है, और वो ये है कि अगर हम किसी भी गोल बॉडी को वी नॉट लीनियर वेलोसिटी से किसी सरफेस पे फेंक देते हैं, रफ सरफेस पे, तो वो कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग करने लगती है। जब v और r ओमेगा बराबर हो जाते हैं, और वो प्योर रोलिंग कितनी देर के बाद करेगी, वो प्योर रोलिंग करेगी वी नॉट बाय म्यू के इंटू जी, डेफिनेटली बीटा माइनस 1 बाय बीटा टाइम के बाद, ठीक है। चलिए अब हमारा एक और जो लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, वो ये बनता है कि अब आपने लीनियर वेलोसिटी नहीं दी है बॉडी को, आपने शुरू में बॉडी को स्पिन कर दिया है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दी है एक सरफेस पे, रफ सरफेस पे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितनी देर बाद प्योर रोल करेगा, ठीक है। ये हमारे शॉर्टकट का पिटारा तैयार होता जा रहा है, ठीक है। चलिए तो 9th वन अब क्या है हमारे पास कि हमने गोल बॉडी को इनिशियली कुछ ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर ही दी है, और वो एक रफ सरफेस पे t इक्वल टू 0 पे एंटर कर गई, ठीक है। चलिए t इक्वल टू 0 पे एक रफ सरफेस पे एंटर कर गई है, और कुछ समय के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो प्योर रोल करेगी जब उसे लीनियर वेलोसिटी v मिलने वाली है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। शुरुआत में लीनियर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, आप बॉटम मोस्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा नॉट पीछे होने वाली है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस बात को बिल्कुल नहीं सहेगा और वो आगे को लगेगा, क्योंकि उसको काम दिया गया है रिलेटिव मोशन को किल करने का, ठीक है। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगते हुए सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा टिल इट बिकम्स v, और अगर आप यहां पर उंगली रख के हिट करते हैं फ्रिक्शन के अलोंग ऐसे, तो ये फ्रिक्शन
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देके ओमेगा को कम करेगा। अल्फा दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओमेगा को कम करेगा और ओमेगा नॉट वैल्यू को डिक्रीज करके एक पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा बना देगा। और इस तरीके से जब V और R ओमेगा बराबर हो जाएंगे तब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली इसको उस मेथड से भी किया जा सकता है, V निकालें ओमेगा निकालें, V इक्वल टू R ओमेगा इक्वेट करें, बट मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना सही समझूंगा। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से सारे फोर्सेस पास करते हुए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना बिल्कुल सही बात रहेगी। mg भी यहीं से पास करेगा। ठीक है, mg भी यहीं से पास करेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास करने वाला है और फ्रिक्शन भी यहीं से पास करने वाला है। तो यहां पर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, तो इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम को खुशीपूर्वक कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस पॉइंट पे ऐसे उंगली रखिए, ओमेगा नॉट ऐसे ही है, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट, आई एम टेकिंग द क्लॉकवाइज सेंस टू बी पॉजिटिव। फिर से देखिए, फाइनली आप इधर उंगली रखिए, हिट करिए, देखिए ओमेगा तो हमने क्लॉकवाइज ही माना है और V को ऐसे हिट करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, तो देखिए आई ओमेगा प्लस एम वी आर आने वाला है। चलिए बिल्कुल सही है, आर ये इसकी रेडियस है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि प्योर रोलिंग के केस में जो V है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, तो आर ओमेगा लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई ओमेगा, लेट अस टेक दिस ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन लेते हैं, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर आ गया बच्चों, राइट। एम आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, एम आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए डेरिवेशन थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, बट जो आपको मिलने वाला है बाद में वो काम की चीज़ है। ठीक है, क्यों डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं, बहुत बार मैं एक बात रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर का नाम होता है बीटा, और आई बाय एम आर स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर अगर बीटा है तो आई बाय एम आर स्क्वायर बीटा माइनस 1 है। तो चलिए यहां से हमें मिल गया है बीटा माइनस वन इंटू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू बीटा इंटू ओमेगा। चलिए, तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब उस समय पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बीटा माइनस 1 बाय बीटा ओमेगा नॉट। ठीक है भैया, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बता दीजिए। सवाल यह है कि एक रिंग को मैंने ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम के नहीं, खुद नहीं घूमने वाला मैं। ठीक है, रिंग को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के मैंने एक रफ सरफेस पे छोड़ दिया t इक्वल टू 0 पे। कुछ देर के बाद मैंने ऐसा देखा कि रिंग प्योर रोलिंग करने लगी है। जब रिंग प्योर रोलिंग कर रही होगी, बताइए तब उसकी ओमेगा कितनी होगी, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल ओमेगा नॉट। रिंग का बीटा 2 होता है, 2 माइनस 1 1, बीटा 2 1/2 ओमेगा नॉट। भैया आधी हो जानी है एंगुलर वेलोसिटी, समझ आई बात, आधी हो जानी है। ठीक है, डिस्क के लिए बीटा पुट करिए, जो भी है उसका बीटा पुट करिए, राइट। ये हमारा 9वां सुपर शॉर्टकट रहेगा। वो ये है कि अगर हमने, ठीक है ना, अगर हमने किसी बॉडी को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी शुरुआत में दे करके रुकिए छोड़ दिया किसी सरफेस पे और वो कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग कर रही है, तो याद रखिए कि चलिए मैं थोड़ी, तो वो अगर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से किसी को हमने छोड़ा है, किसी सरफेस पे रखा है, तो जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी तब इस चीज को याद रखिए कि उसकी ओमेगा हो जाएगी बीटा माइनस 1 बाय बीटा इंटू ओमेगा नॉट बच्चों। ओके, चलिए बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं। देखिए कई जगहों पर बीटा आ रहा है, जहां बीटा नहीं आ रहा तो फिर बीटा माइनस 1 बाय बीटा आ रहा है। देखिए यहां बीटा आया तो यहां बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा बीटा बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, बीटा बीटा माइनस 1 बाय बीटा, है ना। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप ये तो बता दीजिए किस समय पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, हाँ तो वो भी कर देते हैं। अब यहां मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ओमेगा फाइनल हमें पता है ना, अब ओमेगा तो पता है सबको, क्या है वो है ओमेगा नॉट बीटा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अल्फा क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, अल्फा भी निकलेगा। देखिए
ठीक है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। अरे भैया इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट थोड़ा जीरो है। ठीक है, तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेने वाला हूं। चलिए, अब अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस आर हो गया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, राइट, बिल्कुल राइट। अब एक और चीज कर सकते हैं, देखिए, वाई टू मेक द थिंग्स डिफिकल्ट। चलिए छोड़िए, हम ओमेगा से ना करके सिंपली करते हैं। देखिए, मेरे को अभी मैंने सोचा कि ये बहुत आसान हो सकता है। v इज यू प्लस एटी। हाँ, मुझे पता है कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है और फाइनली उसके पास वेलोसिटी भी है। एक्सेलरेशन यहाँ पर प्लस है क्योंकि सेंटर ऑफ मास को के मोशन को सपोर्ट किया है इस फ्रिक्शन ने, और प्योर रोलिंग के टाइम पे v आर ओमेगा भी है। ठीक है ना, तो म्यू के जी इंटू टी, राइट। आई थिंक दिस इज सिंपल फॉर अस। चलिए, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी? ओमेगा नॉट बीटा माइनस वन बाय बीटा, राइट। देखिए, और भी आसान कर दिया मैंने आपके लिए। हमें तो ये मतलब था कि शॉर्टेस्ट मेथड से आंसर आ जाए, वो भी सही था। अल्फा निकाल के भी आप पुट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, अलग नहीं आने वाला। बट मेरे को ओमेगा में मुश्किल लग रही थी, टॉर्क भी निकालना पड़ता है, v इज यू प्लस एटी लग रहा है। तो देखिए कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी बच्चों? प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी म्यू के, आई एम सॉरी, आर ओमेगा नॉट बाय म्यू के जी। देखिए, अरे भैया जाओ, ठीक है। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी इतने टाइम के बाद, ओमेगा नॉट आर बाय म्यू के इंटू जी बीटा माइनस वन बाय बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक 10वां शॉर्टकट था। ठीक है, तो हमने रोलिंग के बहुत सारे शॉर्टकट्स किए, 10 ऐसे फॉर्मूले किए हैं बच्चों जो बेहद 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 शानदार हैं, बेहद शानदार। ठीक है, आप अब रोलिंग मोशन के प्रीवियस ईयर या किसी भी नीट और जेईई मेंस की बुक से सॉल्व करिए क्वेश्चन और आपको मिलेगा। आपको इसी टाइप के सवाल मिलने वाले हैं और अब आपके लिए वो सारे सवाल बहुत इजी हो गए हैं, आई होप दैट। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर एक बॉडी ग्राउंड पे प्योर रोल कर रही है तो उसका फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसलेशनल होगा, जो रोटेशनल होगा। कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती हुई नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम, फ्रिक्शन और म्यू। एक बॉडी को सरफेस पे v नॉट लीनियर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, जब वो प्योर रोलिंग करेगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब समय इतना लगेगा। सिमिलरली बॉडी को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के छोड़ा है आपने। अब अगर वो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी और उसे इतना समय लगेगा बच्चों, राइट। देखिए मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं इन शॉर्टकट्स का एप्लीकेशन, जो कि प्योरली जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स नीट और जेईई मेंस में कॉमन है। देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपने ओके एक सॉलिड स्फेयर लिया, 2 सॉलिड स्फेयर्स है रादर, ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, और ये v नॉट वेलोसिटी से और ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, प्योर रोल कर रहा है, ऑलरेडी प्योर रोल कर रहा है, राइट। ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। चलिए, ठीक है, और ये जा करके एक आइडेंटिकल स्फेयर विच इज एक्चुअली एट रेस्ट, आइडेंटिकल स्फेयर एट रेस्ट से कोलाइड करता है, कोलिजन बीइंग इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये एक आइडेंटिकल स्फेयर है, स्फेयर एट रेस्ट, ठीक है। चलिए, दोनों का मास m है, इसका नाम स्फेयर 1 है, इसका नाम है स्फेयर 1, ठीक है, और इसका नाम है स्फेयर 2। चलिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भिड़ने के बाद में क्या कलेश होने वाला है, भिड़ने के बाद में क्या कलेश होने वाला है, तो देखिए जब 2 सेम मास की बॉडीज का इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। चलिए करते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ सकता है कि ये कब, उसके बाद ये प्योर रोल कब करेगा, या ये जब प्योर रोल करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए भिड़ने के बाद स्फेयर 2 को स्फेयर 1 की लीनियर वेलोसिटी मिल जानी है, ठीक है। अच्छा, स्फेयर्स के बारे में कुछ बताया गया है क्या? नहीं बताया गया। तो आप मान के चलिए कि स्फेयर स्मूथ स्फेयर्स हैं। अगर ये स्फेयर स्मूथ है
तो इनका ओमेगा सेम रहने वाला है, ओमेगा चेंज नहीं होने वाला है। तो पहले वाले स्फेयर का ओमेगा अभी भी सेम है, ओके, ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर द फर्स्ट स्फेयर। तो अब हुआ क्या, वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई है कोलिजन के बाद, ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इसे मिल गई, वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है और पहले वाले स्फेयर की लीनियर वेलोसिटी जीरो हो गई। इलास्टिक कोलिजन दो इक्वल मासेस के बीच में होता है तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, तो v नॉट इसको मिल गई और इसकी v जीरो हो गई है। इसकी मैंने यहां बनाई नहीं कुछ, इसका मतलब जीरो है, ओके। बट ओमेगा नॉट चेंज नहीं हुआ बिकॉज जो स्फेयर्स हैं वो स्मूथ हैं, और अगर स्फेयर स्मूथ है तो भिड़ने पे किसी भी तरह का टॉर्क वॉर्क नहीं लगने वाला है। चलिए, ओके। तो अब अगर बोला जाए कि अब प्योर रोलिंग का क्या कलेश है, तो देखिए बच्चों, मेरा ये वाला क्वेश्चन कितना जबरदस्त तरीके से अप्लाई हो गया। अब अगर ये वाला स्फेयर प्योर रोलिंग करेगा, मान लीजिए आगे जाके प्योर रोलिंग करने के मूड में है, तो ये जब प्योर रोलिंग करेगा तब इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वी नॉट बाय बीटा हो जाएगी, और जब ये वाला स्फेयर दोबारा से प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तब इसकी ओमेगा जो होनी चाहिए वो ओमेगा नॉट बीटा माइनस 1 बाय बीटा होनी चाहिए बच्चों, राइट। तो इस तरह के सवाल में देखिए अब कि कितनी जल्दी इंटरप्रेट किया हमने। एल्स क्वेश्चन काफी मुश्किल था, दो बॉडी आ रही है, एक बॉडी रोल करते हुए दूसरी बॉडी से टकरा रही है, दोनों स्मूथ हैं, बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट कब हो रही है, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी प्योर रोलिंग के बाद, या जो भी है ना, इसकी लीनियर वेलोसिटी या इसकी एंगुलर, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा। आप जरूर इन शॉर्टकट्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपसे क्वेश्चंस अब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।